नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और अब हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने का सोच रहे हैं। देखते हैं ये कहाँ तक सफल होती है। हम राजस्थान का इतिहास कवर करेंगे। राजस्थान का इतिहास कवर करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं, क्योंकि लेटेस्ट में हमारे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं राजस्थान के। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड आ रहा है और अभी RS प्रीलिम्स की भी डेट्स आ गई है फरवरी में। ठीक है, तो काफी लोगों की डिमांड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि राजस्थान का इतिहास पढ़ाने का ये सबसे अच्छा टाइम है। तो हम चालू करेंगे राजस्थान का इतिहास। आज हमारी जो क्लास है प्रॉपर इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ने क्या वाले हैं वो चीज हम देखेंगे। और राजस्थान का इतिहास जो है किस तरीके का इतिहास है, ज्यादातर ये मध्यकाल सेंट्रिक इतिहास है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा संस्कृत डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था, इसमें राजस्थान इतिहास का जो पेपर हुआ उसमें सारे क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन, जो पेपर थर्ड था ना उसमें 90% इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए वो राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में आए। और सबसे कम जो ध्यान रहता है ना किसी भी टीचर का, वो राजस्थान के मध्यकालीन। जो स्टूडेंट भी पढ़ता है ना, ऑब्वियसली मध्यकाल थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो उसको पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स भी कम फोकस करते हैं। और वो ज्यादातर क्योंकि आधुनिक काल में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऊपर ऊपर से प्रश्न आ जाते हैं, तो उनका फोकस ये रहता है कि ये फैक्ट शीट रट लो और इसमें आपका काम हो जाएगा। तो टीचर्स भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। इस वजह से अपन जो है इतिहास, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास को भी अपन भारतीय इतिहास की तरह ही 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जिसे अपन एंशिएंट बोलते हैं, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 ही भाग है अपने राजस्थान के इतिहास को भी पढ़ने के, आधुनिक। ठीक है, एक मिनट ये चेक कर लेता हूँ मैं, टेक्निकल कभी कभी समस्याएं आ जाती। चलो, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने काफी वर्ड हिस्ट्री के जो रिकॉर्डिंग्स किए थे उसमें काफी बार ऐसे बीच बीच में जो है आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखोगे। तो आते हैं अपन पॉइंट पे कि हम जो प्राचीन राजस्थान पढ़ते हैं ना, प्राचीन राजस्थान में ज्यादातर अपने जो प्रश्न आते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आते हैं या तो अपने जो पहले क्वेश्चन आएंगे स्रोतों से, सोर्सेज से। तो अपन जो स्रोत पढ़ेंगे ना, मैं इंट्रोडक्टरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं पूरी राजस्थान की सीरीज में। जब हम सोर्स पढ़ेंगे ना, उन सोर्सेज में अपन एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों पार्ट में जो जो सोर्सेज होंगे ना वो सारे अपन यहाँ पे इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज पहला चैप्टर रहेगा अपना। दूसरा चैप्टर जो है ना, जिसमें अपन विभिन्न जितनी भी अपनी सभ्यताएं हुई है, ठीक है, प्राचीन राजस्थान में जो भी सभ्यताएं हुई है, या प्राचीन राजस्थान में उत्खनन के जो भी एस्पेक्ट्स रहे हैं ना, उत्खनन का कार्य किसने किसने किया है, ताम्र पाषाण कालीन उपकरण किसने खोजे हैं ज्यादातर, है ना, वो सारी चीजें अपन ताम्र पाषाण काल, एक सेकेंड, ठीक है, सभ्यताएं। तो सभ्यताओं में अपन बहुत सारी जो विभिन्न जो सभ्यताएं हुई अपने राजस्थान में प्राचीन काल में, जैसे सबसे पहले हुई है पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे अपन। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल। ठीक है, इस टाइम में क्या क्या अपने यहाँ पे खोजे हुई, ठीक है, कौन कौन सी हमारे वेरियस स्थल हैं, पाषाणकालीन जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद इन पाषाण काल के बाद आता है अपना राजस्थान में जो की तकनीकी जल्दी आ गई, तो गणेश्वर सभ्यताएं वगैरह आ गई, तो ताम्र पाषाण काल फिर शुरू हो जाती है। फिर ताम्र पाषाण काल से शुरू होके फिर कांस्य सभ्यताएं भी चलती है पैरेलली, ताम्र और कांस्य सभ्यताएं, तो इसको अपन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। ठीक है, कांस्य सभ्यताओं में। ठीक है, तो फिर कांस्य सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं रही, ये सब भी अपन डिस्कशन करेंगे। बाकी फिर बाद में हमारी ताम्रपाषाण के पैरेलल एक सभ्यताएं आएंगी, आहार सभ्यताएं। ठीक है, जो कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, वो सारी सभ्यताएं अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अपन जो तीसरा चैप्टर है ना, जहां पे सबसे कम फोकस रहता है किसी भी अध्यापक का पढ़ाने में, वो है प्राचीन राजस्थान के जो विविध डायमेंशन है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे राजस्थान में कि प्राचीन राजस्थान जनपद कालीन स्थिति क्या थी, प्राचीन राजस्थान में जनपद कालीन स्थिति। ठीक है,
ठीक है, फिर अपन देखेंगे, क्योंकि जनपद काल ये इतना बड़ा टॉपिक होगा इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ, अदरवाइज अपन टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हुए आएंगे तो मैं इनका टाइम फ्रेम लिखाऊंगा सबका आपको। ठीक है, तो अपन केवल अध्ययन की दृष्टि से हमारे लिए ज्यादा सुपाच्य क्या रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करेंगे। फिर अपन देखेंगे राजस्थान की वैदिक काल में क्या स्थिति थी, राजस्थान की महाजनपद कालों में क्या स्थिति रही, राजस्थान की अपने मौर्य काल में स्थिति, ठीक है, मौर्योत्तर काल में क्या क्या स्थिति रही, गुप्त काल में क्या स्थिति रही, और गुप्तोत्तर काल जिसे पूर्व राजपूत काल, ठीक है, ये हर्षवर्धन काल भी कहते हैं, तो हर्षवर्धन काल में क्या स्थिति रही। इन सब डायमेंशन में जहां पे सबसे कम वार्ता होती है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए, तो मैं सोच रहा हूँ ये चीजें तो अपन कवर कर लेते हैं ताकि हमारे ज्यादा प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए मैटर से बाहर ना निकले। इस वजह से मैं ये चैप्टर भी आपको कवर करता हुआ चलूंगा। दूसरा, प्राचीन में अपने को इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये चार चीजें अपन पढ़ेंगे और इन चारों में अपन एक बार पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि स्रोत से सभ्यताएं कैसे पढ़ेंगे, सभ्यताओं से भी जनपद कालीन क्या स्थिति रही थी, और फिर ये वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, हर्षवर्धन, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, राजस्थान में थोड़ा थोड़ा मैटर मिलेगा अपने को, तो वो थोड़ा थोड़ा मैटर अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकालीन जो राजस्थान है उसमें क्या रहेगा, मध्यकालीन जो राजस्थान रहेगा उसमें अपने बहुत सारे चीजें, मुख्यतः तो अपन दो टाइप से पढ़ते हैं मध्यकालीन राजस्थान को। एक तो इसकी पॉलिटिकल पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे पूरे राजवंश, जो राजस्थान में विभिन्न राजवंश हैं, क्योंकि राजस्थान को राजपूत काल का पूरा गढ़ था। ठीक है, तो इसका जो वेरियस, क्योंकि राजस्थान का राजपूत काल जो है वो सिर्फ राजस्थान के इतिहास में नहीं, अपन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, इस वजह से इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी राजवंश है अपन वो पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान का जो मध्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं प्रशासन, जहां पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है अध्यापकों की तरफ से, तो अपन कोशिश करेंगे ये चीज भी अपन कवर करें। प्रशासन, प्रशासन में भी अपन स्पेशली सामंती व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, तो सामंती व्यवस्था हमारे प्रशासन का सबसे मूलभूत अंग होगा, जहां पर अपन ये भी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे। सबसे पहले राजवंश आता है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के अलावा अपना गुहिल, और बाद में यही गुहिल सिसोदिया, क्योंकि सिसोदा गांव से निकलेंगे तो सिसोदिया। उसके बाद हमारे चौहान राजवंश, चौहानों में भी हम जैसे एरिया बदले, जैसे गुहिलों में अपन एरिया बदलेंगे, वागड़ में भी अब अलग अलग, प्रतापगढ़ के गुहिल अलग हैं, है ना, अपने मेवाड़ के गुहिल तो जो फेमस है ही। उसके बाद अपन वागड़ के गुहिल पढ़ लेंगे जिसमें डूंगरपुर में भी आ जाएगा, है ना, और प्रतापगढ़ में भी आ जाएगा, तो ये सारे गुहिल पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर चौहानों में अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे चौहान हैं जहाँ ओरिजिन तो सांबर और अजमेर के चौहान इनको बोलते हैं, तो सांबर से शुरू करेंगे। ठीक है, नाडोल, जालोर, ठीक है, इसके अलावा रणथंभौर में भी चौहान बन गए फिर, और फिर अपने हाड़ा जो है वो हाड़ा शासन भी, हाड़ोती का, वो भी चौहानों का ही शासन था, तो अपन वो चौहानों को वहां तक ये पूरा चौहान जो है एक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन चौहानों के बाद, चौहानों के बाद अपन पढ़ेंगे चौहानों के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया अपन ने, गुहिल सिसोदिया पढ़ लिया, चौहान पढ़ लिए, और एक फिर अपना आता है राठौर डायनेस्टी, राठौर वंश। राठौर वंश में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, मुख्यतः तो तीन ही है, मारवाड़ के जिसको अपन जोधपुर के राठौर बोलते हैं, फिर बीकाजी ने बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना कर दी, फिर एक किशनगढ़ के राठौर भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी एक आध ज्यादा नहीं, दो तीन लाइंस में डिटेल, क्योंकि यहाँ चित्रकारी जो फेमस हुई थी ना वो राठौड़ों की ही थी, बनी ठनी, तो इस वजह से ये राजवंश के बारे में भी कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा राठौर वंश के बाद अपना क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर कछवाहा वंश से, कछवाहा से। ठीक है, फिर एक परमार वंश भी बोलते हैं जिसको अपन पंवार वंश भी बोलते हैं, परमार में भी अपन आबू के परमार पढ़ेंगे, एक चावड़ा वंश भी पढ़ लेंगे इसमें, है ना, चावड़ा वंश भी इंपॉर्टेंट है, तो चावड़ा भी पढ़ेंगे, बीन माल के।
और इसके अलावा जो भी रहेगा ना अपना मिसलनियस जो टॉपिक रहेंगे विविध में अपन बहुत सारे अलग अलग जो राजवंश बच जाएंगे ना अपने, बहुत छोटे छोटे राजवंश, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। भाटी राजवंश है अपने जैसलमेर का, ठीक है, भाटी कर लेंगे डिस्कस, है ना, उत्तरबढ़ किवाड़। इसके अलावा बहुत सारे और जो छोटे छोटे चंद्रवंशी जो विशेष राजवंश बचेंगे ना, चंद्रवंशी, जिनमें एक तो भाटी आते हैं, एक यादव वंश भी आता है, ठीक है, ये सारे अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे विविध में, राइट। तो अपन जो मध्यकालीन और फिर एडमिनिस्ट्रेशन और सामंती व्यवस्था तो इसमें पढ़ ही लेंगे, सामंती व्यवस्था के साथ राजस्व व्यवस्था भी इसकी पढ़ लेंगे, प्राचीन काल की मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था, ठीक है। ये हमारा मध्यकाल के टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे अपन स्टे रहेंगे, ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, फालतू की चीजें रामायण कम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल और प्राचीन काल का जो विभाजन है, अपन ज्यादातर मानते हैं कि आधुनिक काल में जो है बाहर की सभ्यताएं, आधुनिक काल में जो है ब्रिटिश साम्राज्य हमारे राजस्थान में भी एंट्री कर जाता है। तो ईआईसी के आगमन से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के डिवीजन के हिसाब से है ना, हम मराठा आगमन से शुरू करते हैं आधुनिक राजस्थान। तो मराठों के आगमन से पढ़ेंगे राजस्थान में क्या क्या इंपैक्ट हुआ मराठा आगमन से। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ईआईसी की एंट्री, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो ईआईसी राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश होगा वेरियस संधियों के थ्रू, तो वो संधियां भी पढ़ेंगे, इनके पॉलिटिकल पार्ट पढ़ेंगे पूरा, है ना। तो कौन कौन सी संधियां करी इन्होंने, आते किस किस एरिया से किस किस लोगों से क्या क्या संधियां हुई, ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान में प्रवेश हो गया, फिर 1857 की क्रांति होगी लोगों के, 1857 की क्रांति, सेंटिमेंट को हर्ट हुआ तो लोगों ने क्रांति कर दी। क्रांति करने के बाद राजस्थान में जो ईआईसी ने जो है ना सुधार किए वेरियस, तो राजनीतिक सुधार होंगे, आर्थिक सुधार होंगे और सामाजिक सुधार होंगे। वेरियस सुधार भी पढ़ेंगे अपने राजस्थान में आधुनिक काल में क्या क्या सुधार हुए, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन राजस्थान में, सुधार पढ़ लिए, जनजाति और किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति और किसान आंदोलन। देखो ये इंट्रोडक्शन जो है समझाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ाने से क्या होता है, फिर जो नए बच्चे हैं ना वो स्पेशली कनेक्ट नहीं कर पाते। पुराने बच्चों को तो समझ में आ जाता है कि ठीक है ये राजस्थान में पहले प्राचीन आता है, मध्यकालीन आता है, फिर आधुनिक आता है। तो नए बच्चों को एकदम पॉइंट से अपन बनाए रखे ना, वो यहाँ से कनेक्टेड स्टे रहे, मतलब कनेक्टेड रहे, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंट्रोडक्टरी क्लास होना बहुत जरूरी है। तो मराठों का आगमन से ईआईसी का राजस्थान में प्रवेश, 1857 की क्रांति, क्या क्या सुधार किए जब कंपनी ने यहाँ पे, कौन कौन से सुधार किए ब्रिटिश साम्राज्य ने, फिर जनजाति और किसान आंदोलन यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, और जनजाति किसान आंदोलन के बाद प्रजामंडल आंदोलन चालू हो जाएंगे। तो प्रजामंडल को पढ़ने के बाद अपना जो अंतिम जो चैप्टर रहेगा वो राजस्थान का एकीकरण है। यही टॉपिक्स होते हैं ज्यादातर, प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहेंगे, तो अपन कोशिश करेंगे इन्हीं चीजों में अपन ज्यादातर स्टे करें। बाकी फालतू अपन बहुत सारी ज्ञानबाजी करें तो उसमें भी, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा बहुत मैं फिसल जाता हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो आप ये चीजें नोट कर लेना, ताकि आप जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं साइड में ही खड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को आराम से देख सकते हैं कि अपन पढ़ने क्या वाले। इसके अलावा जो राजस्थान में अपन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे ज्यादातर, मैं हर इंसान क्या है अपने अपने हिसाब से स्टडी करता है किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं राजस्थान में, क्योंकि मैं ज्योग्राफी से ज्यादा बेटर किसी भी टूल को नहीं मानता किसी भी एरिया के इतिहास को पढ़ने के लिए। तो अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी राजस्थान के लेक्चर देखने से पहले जितने भी हमारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट है, न्यू डिवीजन के हिसाब से देख लो, आप पुराने डिवीजन के हिसाब से देख लो, क्योंकि अभी भी पेपर्स में नए डिस्ट्रिक्ट उस तरीके से आ नहीं रहे, तो आप पुराने पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, नए पैटर्न के हिसाब से भी आप देख के आ सकते हो, ताकि आपको बहुत आसानी होगी
ये समझाने में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम डिवीजन के हिसाब से। मैं जब आपको शिलालेख पढ़ाऊंगा तो मेवाड़ के शिलालेखों को मैं अलग से आपको एनलिस्ट करूंगा। प्रतापगढ़ में कौन कौन से उदयपुर में कौन कौन से शिलालेख, प्रतापगढ़ में कौन कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन कौन से, जैसलमेर में कौन कौन से, ठीक है, पाली वाले रीजन में, पाली वाले रीजन में, है ना, सिरोही वाले रीजन में, इन एरियाज में कौन कौन से शिलालेख। तो मैं आपको हर जिले के अकॉर्डिंग में, है ना, शिलालेख पढ़ाऊंगा, हर जिले के अकॉर्डिंग में सभ्यताएं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या होगी, इससे आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। मेरे सोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छे अच्छे सोर्सेज से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ रहा हूँ। और जो नए जो पैटर्न के आधार पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे। और क्योंकि अब राजस्थान के आप पेपर देखना उठा के, जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उन पेपर्स में देखना, अच्छे अच्छे टीचर्स की हवा नहीं लग रही है। तो मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे सोर्सेज के साथ जो अध्ययन करवा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप फॉलो करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर मटेरियल के लिए आप इधर उधर ना दौड़ें। क्योंकि अब आधा एक घंटे में राजस्थान पूरा हो जाता है। जो पढ़ाने वाले हैं वो मैराथन क्लासेस में 1 घंटे में पूरा राजस्थान बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो हो सकता है जैसे अगर 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान के आ रहे हैं ना, तो आपके हो सकता है 4-5 क्वेश्चन वहां से आ भी जाते हैं, 6 क्वेश्चन वहां से आ भी जाते हैं। पहले ये रिकॉर्ड और ज्यादा था, जब से पैटर्न अभी बदला है ना राजस्थान के इतिहास का, उससे पहले जो बच्चे सिर्फ मैराथन क्लासेस देख के चले जाते थे, वो 10 में से 7 क्वेश्चन टेक के आते थे। लेकिन अब जो है ना, राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान के भूगोल में जो जिस हिसाब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे डीप वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि हमारा फोकस वो नहीं रहेगा कि अपन ज्यादा से ज्यादा डीप क्वेश्चंस को कवर करें, लेकिन हम इतने उथले लेवल पे भी नहीं रहेंगे और इतने डेप्थ में भी नहीं जाएंगे कि भाई वहां से एक ही क्वेश्चन आ रहा हो। अपन फालतू इतनी डेप्थ स्टडी कर लें और उसमें से क्वेश्चन एक आध एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है, तो वो कोई फायदे की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ पर्सनली। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हम ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे, ज्यादा ऊपर सतही भी नहीं रहेंगे, और दोनों के बीच का अपन सौदा करेंगे। तो राजस्थान का इतिहास अपन इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कल अपनी जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो सोर्सेज की क्लास रहेगी, है ना। स्रोतों को थोड़ा बहुत आप देख के आना चाहो तो देख के आ जाओ, अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाने के लिए आपको रहूंगा तैयार, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं सोर्सेज वाली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हमारी तरफ से आप एक धन्यवाद ये भी स्वीकार कर लें कि आप हमसे जुड़े हैं। तो अब जल्दी ही कुछ अपन अच्छा करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।